स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। तो दोस्तों, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, बस आपको डे बाय डे क्लासेस को ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको अपना जलवा एसएससी जीडी कांस्टेबल में देखना है। यानी कि सीरीज में जो क्वेश्चन आपके लिए कराए जा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस ईयर भी हैं इसमें। और जो भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हैं ही, और जो भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं वो भी सीरीज में ऐड किए गए हैं। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है, एनटीपीसी के क्वेश्चन है। तो ओवरऑल जो भी आपके एग्जाम के हिसाब से ठीक था वो सारी चीजें इसमें ऐड होती जा रही हैं और आगे और भी आपको इसी तरीके का कंटेंट मिलेगा। तो अगर आप डे बाय डे हमारी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी परफॉर्मेंस में सुधार तो आ ही गया होगा अगर आपने यहाँ तक की क्लासों को ज्वाइन किया है। और बेहतर सुधार के लिए अभी आपको जब तक ये सीरीज चलेगी आपके एग्जाम तक, तो सारी सीरीजों को मतलब सारी क्लासेस को आपको ज्वाइन करना ही करना है। तो चलिए फिर उसी क्रम में देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए। एक दुकानदार अपने ग्राहक को दो प्रकार से धोखा देता है। अरे वाह! वह शुद्ध शहद को जल में 20% तक पतला करता है और शहद का मूल्य 15% बढ़ा देता है। यानी कि पहले तो उसने शहद को पतला किया है, मतलब पतला किया है यानी कि पानी मिला दिया है। 20% पानी मिला दिया है उसने, यानी कि पहले तो उसने इस 20% का तो पैसा लिया ही होगा, है ना, यानी जो भी लागत है। और फिर उसने किया क्या है कि मिलावट भी कर दी और उसके बाद उसने 15% उसने और बढ़ा भी दिया है उसका मूल्य। 15% मूल्य बढ़ा भी दिया है और आपसे क्या पूछा है? आपसे मूल्य ही पूछा है। देखो, वह 40 किलोग्राम शुद्ध शहद के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का भुगतान करता है। इसे बेचने से उसका कुल लाभ कितना है? इसे बेचने से उसका कुल लाभ कितना है? तो देखो, सबसे पहले जो उसने काम किया है, उसने क्या किया है कि पहले तो उसने शहद को पतला किया है। यानी उसके पास कितना शहद था? तो आप कहेंगे शहद स्टार्टिंग में था 40 किलोग्राम। अगर 20% पतला किया है, इसका मतलब है क्या? कुछ भी नहीं है, 20% उसने पानी मिला दिया है, यानी कि उसने शहद की मात्रा को 20% से बढ़ा लिया है। तो 40 किलोग्राम का अगर 20% बढ़ाया जाए तो बढ़ेगा कितना? भाई बढ़ेगा कितना? तो 10% होगा 4 और 20% हो जाएगा 8, यानी सिर्फ उसने 8 किलोग्राम शहद और बढ़ा लिया है। और वो इस 8 किलोग्राम शहद को भी बेचेगा, और बेचेगा किस मूल्य पर बेचेगा? उसके नए मूल्य पर। तो उसका नया मूल्य क्या है? नया मूल्य क्या है? तो भाई पहले उसका जो मूल्य हुआ करता था 30 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ करता था। उसने 30 रुपए प्रति किलोग्राम यानी कि उस मूल्य को 15% से बढ़ा दिया है। तो 30 का 15% क्या होता है? 30 का 15% कितना हो जाएगा? तो 30 का 10% 3 हो जाएगा। जब 10% 3 है तो 5% आधा है, यानी 3 का आधा 1.5 होगा। यानी कि टोटल उसने मूल्य को बढ़ा दिया है 4.5 रुपए से, यानी 4.5 रुपए मूल्य बढ़ा दिया। तो उसने नया मूल्य कितना बना दिया है? तो शहद का नया मूल्य क्या है? नया मूल्य क्या है शहद का? 4.5 रुपए से मूल्य बढ़ा दिया है, तो नया मूल्य है अपना 34.5 रुपए। 34.5 रुपए उसका नया मूल्य है। यानी कि अब वो जो शहद को बेचेगा इस रेट पे बेचेगा। तो सबसे पहले तो उसने फायदा 8 किलोग्राम पे कमाया होगा, क्योंकि उसके पास 8 किलोग्राम शहद एक्स्ट्रा हो गया है। कैसे एक्स्ट्रा हो गया है? क्योंकि उसने 20% पानी मिला लिया था। तो 8 किलोग्राम शहद वो बेचेगा, तो लेकिन किस रेट पे बेचेगा? नए रेट पे बेचेगा, है ना। यानी कि 34.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचेगा। और 8 किलोग्राम है तो कितने रुपए का बिक जाएगा? 8 पंचे 40 का शून्य, यहाँ 4, 8 चौको 32, 4 36, यहाँ आ जाएगा अपना 3, 8 तिया 24 और 3 27। एक अंक बाद दशमलव था, लगा दिए, दशमलव के बाद शून्य है, कोई काम का नहीं। यानी 276 रुपए तो वो कमाएगा इस 8 किलो के बदले जो उसने पानी मिलाया है। और बेचेगा किस पे? नए मूल्य पे, यानी 34.5 के हिसाब से। लेकिन अभी उसका फायदा पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसने इस 40 किलोग्राम को भी तो बेचा होगा बाद में। 40 किलोग्राम को भी तो बेचा होगा उसने। हाँ बेचा है।
तो उसको देखो शहद का मूल्य उसने क्या रखा था, 30 रुपए प्रति किलोग्राम का भुगतान करता है। क्या करता है, भुगतान करता है, यानी कि उसने खरीदा था 30 रुपए में, तो किसने, इस दुकानदार ने। अब उसने क्या किया है कि उसने रेट को बढ़ा दिया है, कितना बढ़ाया था, 4.5 से, यानी कि उसने ये जो 8 किलो बेचा है वो तो उसने 34.34 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया है। अब लेकिन इसका जो 30 किलोग्राम 40 किलोग्राम और है पिछला, 40 किलोग्राम और है जो पिछला, उस पे भी उसने पैसे कमाए हैं। कैसे कमाए हैं भाई, 30 का खरीद के लाया था, 34 में बेचा है, यानी कि हर किलोग्राम पे उसने 4.5 रुपए, 4.5 रुपए का मतलब ये 4.5, क्या हम 4.5 को ऐसा लिख सकते हैं, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 लिख सकते हैं, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो सीधा लिख दो, 4.5 ही लिख दो। उसका मतलब होता क्या कि 4 दूनी 8 और 1 9/2 लिखते तो कैलकुलेशन में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे 4.5 रुपए 40 किलोग्राम पे और कमाएगा। कैसे कमाएगा, 30 रुपए का तो उसने भुगतान किया था, 1 किलो शहद 30 रुपए का लेके आया था, फिर उसने मूल्य बढ़ाया, तो जितना बढ़ाया वही तो उसका फायदा है, यानी कि 4.5 किलोग्राम 15% बढ़ाया था, 4.5 रुपए 1 किलोग्राम पर कमाएगा, तो 40 किलोग्राम पर कितना कमाएगा, तो 4.5 दूनी 9 दूनी हो गया अपना कितना 18, और ये शून्य का शून्य हो गया, 4.5 मतलब 4 से आपको गुणा करा देना है, अगर नहीं आता है तो इस तरीके से करा सकते हो, 4 पंचे 20, यहाँ आ गया 2, 4 चौके 16 और 2 18, और एक शून्य का शून्य, लेकिन एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देना, तो देखो आएगा तो 180, 180 और कमाएगा। टोटल कितना हो गया, 6 8 7 15, यहाँ 1 2 1 3 और 1 4, यानी कि टोटल जो फायदा होगा वह होगा 456 रुपए, 456 रुपए। कुछ भी नहीं करना है, बस समझना अच्छे से है कि 40 किलोग्राम में 20% उसने पानी मिलाया, पानी मिला के शहद को पतला कर लिया, यानी कि शहद की मात्रा बढ़ा ली। तो 40 किलोग्राम में अगर 20% पानी मिलाएगा तो बढ़ेगा कितना शहद, 8 किलोग्राम से। और उसने नया मूल्य जो निर्धारित किया है, इस 8 किलोग्राम पे उसको डायरेक्ट फायदा होने वाला है, क्योंकि ये तो शुद्ध पानी ही था, पानी मिला दिया था। इस 8 किलोग्राम को भी उसने नए रेट पर बेचा होगा, यानी 34.5 पर। लाया 30 का है, 34 के हिसाब से सीधा सीधा बेच देगा, तो कितना हो गया 276 रुपए। अब 40 किलो जो उसके पास बचा है उसको भी बेचा है, लेकिन उस 40 किलो के बदले वो 30 रुपए पर केजी के हिसाब से दे के आया था, इसका उसको पैसा लगा था, यहाँ इसको कोई पैसा नहीं लगा इस 8 केजी का, ये तो उसने पानी मिलाया है। इस 40 किलोग्राम पर हर किलोग्राम पर 4.5 रुपए बढ़ाता है, क्योंकि उसने 4.5 रुपए बढ़ाए हैं, 4.5 रुपए का फायदा कमाता है। 40 किलोग्राम पर 4.5 के हिसाब से 180 और कमाएगा, तो टोटल फायदा हो जाएगा 456 रुपए। ठीक है ना, चलिए। एक अर्ध गोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना है, जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे का बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है, तो कटोरे की क्षमता क्या है, कटोरे की क्षमता क्या है। ये है देखो कटोरा, ये है कटोरा, इस तरीके से होगा कटोरा, है ना। अब वो बोल रहा है कि ये जो कटोरा है, कटोरा है, इसकी कुछ मोटाई है, देखो ये मोटाई है, मान के चलो ये इसकी मोटाई है, इतना मोटा है कटोरा, यहाँ से ये इसकी मोटाई है ना। तो उसने बताया कि ये जो मोटाई है इसकी वो है 0.5, और अगर इसका बाहरी व्यास देखा जाए बिल्कुल, यानी कि बाहर से व्यास देखा जाए, तो ये है अपना 43 सेंटीमीटर। तो भाई हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे तो पूछ रहा है क्षमता, यानी कि आयतन। तो भाई आयतन क्या होता है, इसके अंदर पानी भरोगे, तो जब पानी भरोगे तो सतह कौन सी काम करेगी, बाहरी वाली के अंदर वाली, तो आप कहेंगे सर अंदर वाली, यानी कि हमें व्यास जो है, व्यास जो है हमारा व्यास होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बाहर का हम छोड़ देंगे। तो बाहरी मोटाई कितनी है 0.5, तो इस साइड भी होगी 0.5, यानी कि 0.5 और 0.5 ये आधा है, आधा और आधा एक बन गया, तो दोनों साइड से इतनी इतनी मोटाई अगर कम कर दोगे तो पहुंच जाओगे भीतरी व्यास पर, और भीतरी व्यास है अपना 42 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया अपना व्यास, लेकिन हमें व्यास नहीं चाहिए है, हमें तो चाहिए है त्रिज्या, और हम सभी को मालूम है कि व्यास से आधी क्या होती है, क्या होती है त्रिज्या, यानी कि हमारी त्रिज्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। इतनी बात समझे। तो ये जो मोटाई है, दोनों साइड से मोटाई बाहर की आपको हटा देनी है।
आधी यहाँ से आधी यहाँ से, टोटल हो गई 1। तो व्यास 43 से बचा 42। व्यास का काम नहीं है, चाहिए है त्रिज्या। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। अब बस हमें अर्धगोले का क्या चाहिए है, आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है अर्धगोलाकार कटोरा, मतलब अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई का मतलब अब बस आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, इनके मान रख देने हैं। पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या को 3 बार लिखना है, 21 गुणा 21 गुणा 21, आर क्यूब होता ना, इसलिए। तो 7 से जाएगा, 7 तिया 21, 3 से 3 कट जाएगा। अब कराना है गुणा। तो देखो सब जगह की यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो सिर्फ इकाई अंक ढूंढ लो। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब इकाई अंक पे 4 होगा। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 16,500 रुपए है। इस पर 8% की त्योहारी छूट की अनुमति है। इसके अलावा नगद भुगतान के लिए 5% की दूसरी छूट। तो छूट पर छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट पर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये तो क्रमागत छूट है। तो क्रमागत छूट का जो आपको तरीका आता है आप वो लगा सकते हैं। और क्रमागत वाली छूट को करने के कई तरीके होते हैं, जैसे 8% की छूट मिली, तो 8% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4 दूनी 8, 4 से जाएगा नीचे 25 बार, यानी कि 2/25। 4% मतलब 1/25, तो 8% मतलब 2/25, यानी कि छूट, यानी कि बट्टा। अगर ये बट्टा है तो नीचे वाली संख्या होगी मार्केट प्राइस, यानी कि 25 की वस्तु पर 2 रुपए का अगर डिस्काउंट मिल जाएगा तो वस्तु मिलेगी 23 रुपए की, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। और 5% की फिर से छूट दी गई है, तो 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 अगर मार्केट प्राइस था, 20 की वस्तु पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि कितने की मिल गई वस्तु, 19 की। और क्रमागत तरीके से है तो आप सीधा सीधा इनका करा सकते हैं गुणा, यानी 25 दूनी हो गया 50, शून्य का शून्य, 19 दिया हो गया अपना ये 57, यहाँ 5 आ जाएगा, 19 दूनी 38 और 5 हो गया अपना 43, यानी 500 की वस्तु 437 रुपए में आपको मिल जाएगी। ये मार्केट प्राइस है और ये अपना सेलिंग प्राइस है। अब उसने क्या कहा, सेलिंग प्राइस है और खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस है ना। दुकानदार की तरफ से सेलिंग प्राइस है, और अगर आप खरीद रहे हैं तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है, एक ही बात है। तो 16,500 रुपए क्या दिया है अंकित मूल्य, उनके हिसाब से 16,500 है अंकित मूल्य, अपने हिसाब से अंकित मूल्य है 500, जिस पर बट्टा मिलता है वो अंकित मूल्य होता है। तो मोबाइल खरीदने के लिए किया जाना वाला भुगतान, तो 500 की वस्तु डिस्काउंट के बाद मिलेगी 437, यानी वैल्यू चाहिए है 437 की। 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से जाएगा, 5 तिया 15 बचा 1, 5 तिया 15, 30 आते 21, लास्ट में 1 आएगा। 2 ऑप्शन है भाई, 2 ऑप्शन है, कुछ नहीं, अब आपको सीधा गुणा करा देना है। तो 33 सत्ते कितना होता है, 30 आते 21, यानी 210, और फिर से 30 आते 21, तो 210 और 21 हो गया 231 का 1, यहाँ आ जाएगा हासिल 23। 33 तिया 99 और 100 और 2 हो गए 22, हो गया 122 का 2, यहाँ आ जाएगा अपना देखो 12। 33 चौके कितना होता है, तो 30 चौके 12, यानी 30 चौके 120, 30 चौके 12, 120 और 112 हो गया 132, और 2 134, और 10 144, यानी 14,421 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो क्रमागत तरीके से जो बट्टा मिलता है उसका क्वेश्चन था, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 12 से विभाज्य सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या और 8 से विभाज्य सबसे छोटी 2 अंकीय संख्या का लघुत्तम समावर्त क्या है। तो 8 से विभाज्य मतलब 8 से कटने वाली, 8 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या जो है, 8 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या है 8, लेकिन उसको 2 अंक की चाहिए, तो 8 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 16। और 12 से विभाज्य सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या, तो भाई 12 से विभाज्य यानी सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या होती है 99, यानी आपको 12 से विभाज्य बताना है तो 99 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 12 अट्ठे 96, तो 12 से विभाज्य 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या आ गई अपनी 96। तो बस 96 और 16 का एलसीएम पूछा है, तो 96 और 16 का एलसीएम मतलब ऐसी संख्या जो 96 से भी कट जाए, 16 से, तो 96 से 96 तो कट ही जाएगा।
क्या 16 से 96 कटता है? आप कहेंगे हाँ सर कट जाता है, यानी आंसर हो जाएगा 96। हमें 16 और 96 का एलसीएम बताना है, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा 96। चलिए, एक किराने वाला 15% लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के भार से 20% कम वजन का उपयोग करता है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है। कैसे करना है? आप चाहें तो 100 मान के कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति आया, दुकानदार से बोला कि हमें 100 ग्राम चावल चाहिए, मात्रा के आधार पर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो उसने कहा कि भाई मैं 15% के लाभ पर बेचता हूँ, यानी अगर आपको 100 ग्राम चावल चाहिए तो मैं 15% के लाभ पर दूंगा, मतलब मैं आपसे पैसे लूंगा, 115 ग्राम के। हम मात्रा के आधार पर बात कर रहे हैं। जब आप 100 ग्राम चीज हमसे मांगोगे तो पैसे लगेंगे 115 ग्राम के, तब मैं आपको 100 ग्राम वस्तु दूंगा। उसने कहा ठीक है, ले लो आप 115 ग्राम के पैसे, 100 ग्राम तोल के दे दो। लेकिन जब वो तोलने गया तो उसने 20% का कम वजन तोला, 20% कम वजन तोला, यानी उसने उसको तोल के दिया है 80। 100 का 20% कम कर दो यानी 80 ग्राम। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं मात्रा के आधार पर, मूल्य के आधार पर नहीं, मात्रा के आधार पर। और आप ये नोट करके लिख लो कि जब मात्रा के आधार पर लाभ हानि की गणना होती है तो बेची गई वस्तु के आधार पर आपको लाभ बताना होता है। यानी कि 115 ग्राम वस्तु उसने खरीदी, लेकिन आपने उसको तौल के दी कितनी? 80 ग्राम। तो आपने कितने ग्राम का फायदा कमा लिया? तो 15 और 20 यानी कि यहाँ आपने 35 ग्राम का फायदा आपने कमा लिया। मात्रा के आधार पर बात हो रही है, तो 35 ग्राम का फायदा हुआ है। और किस पे हुआ है? बेची गई वस्तु पे। तो फाइनली दुकानदार को उसने बेची कितनी है? 80 ग्राम। भाई दुकान से तो 80 ग्राम ही निकली है ना, तो 35 ग्राम का फायदा हुआ है। हुआ कितने पे है? जितनी दुकानदार ने बेची है। तो पैसे तो ले लिए हैं 115 ग्राम की। बात हुई थी कि 100 ग्राम तौल के देंगे, लेकिन तौल के दिया है 80 ग्राम। तो 80 ग्राम पे 35 ग्राम उसने कमा लिया। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का। तो मात्रा के आधार पर जब लाभ हानि की गणना करते हैं तो दुकानदार जितनी सौदा अंत में देता है, यानी कि ग्राहक के पास जो मटेरियल पहुंचता है, उसके आधार पर आपको लाभ हानि की गणना करनी है। शून्य से शून्य चला जाएगा, 2 से जाएगा अपना ये 4 बार, 2 से जाएगा 5 बार, और 35 पंचे आपको कर देना है, 55 25 हो जाएगा, 2 5 दिया 15 और 2 हो जाएगा 17। ठीक है ना। नीचे आ जाएगा 4, 4 से भाग करा दो, 4 चौके 16, बचा 1, 4 दिया 12, बचा 3, रखा दशमलव, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, यानी कि 43.75% का फायदा हो जाएगा इस बेईमानी में। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, एक महिला कार द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। कार की औसत गति कितनी है? देखो बार बार मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आसान है लेकिन आने वाला क्वेश्चन है, आएगा जरूर। औसत चाल का इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, एक की जगह 2 भी आ सकते हैं। चलिए, तो 75 की चाल से गई है महिला और 100 की चाल से वापस आई है। अब कितनी दूरी गई है? एक बात तय है, जितनी दूरी गई है उतनी ही दूरी वापस आई है। तो ऐसी कंडीशन में हम दूरी के लिए क्या मान लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम आप इसका बता दो तो इसका एलसीएम हो जाएगा अपना 300। तो 75 से जाएगा 4 बार, यानी 75 की चाल से 300 किलोमीटर, ये अपना टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी हो गई। लेकिन एक साइड से 75 के हिसाब से जाएगी तो 4 घंटे, और 100 के हिसाब से तो 100 दिया 300, ये घंटे। मतलब अगर चाल किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो समय घंटे में ही होगा। तो आने जाने में लग गए 7 घंटे। अब लेकिन आप जल्दबाजी में एक बात भूल जाते हैं कि वो 300 किलोमीटर गई है। देखो ये दूरी है, दूरी दूरी एक साइड से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का जो गैप होता है उसे दूरी बोलते हैं। 300 किलोमीटर जाना हुआ है, और जब वापस आए हैं तब भी तो 300 किलोमीटर आए होंगे। तो आने जाने में 7 घंटे का समय लगा, और इन 7 घंटे में दूरी तय की है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर हमसे पूछा है औसत गति, तो 7 घंटे में 600 किलोमीटर औसत, मतलब हर एक, तो हर एक घंटे में कितना चले? 7 घंटे में 600। एक की वैल्यू बताना है तो कराते हैं भाग, 600 बटे 7,
7 8 56, शेषफल बच गया 4, 40, 7 पंचे 35, शेषफल बच जाएगा 5/7, 85 सही कहाँ है भाई, 5/7 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल होगी। तो 6 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी तक आपने कितने क्वेश्चन बना लिए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, यदि एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 7 मीटर और उसकी ऊंचाई 9 मीटर है तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। टैंक की क्षमता, ये क्षमता होती क्या है, तो अभी बताया था क्या होती है, आयतन की बात पूछ रहा है। तो बेलनाकार टैंक, तो बेलन का आयतन क्या होता है, किसी भी आकृति का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये होता है अपना देखो बेलन, ये होता है बेलन। अब बेलन के आधार, आधार मतलब नीचे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो आधार पे बनता है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणा एच, बस आपको यहाँ रख देना है। पाई मतलब 22/7, आर मतलब त्रिज्या यानी 7 गुणा 7, और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एच कितनी है भाई, 9 है, ठीक है ना। 7 से 7 कट गया। अब यहाँ विभाजिता का भी नियम लगा सकते हैं, यानी कि हमारा जो आंसर है वह 11, मतलब 22 से तो गुणा करा ही रहे हैं आप, 11 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो विभाजिता का नियम लगाना है तो आप 9 का नियम लगा सकते हैं, और नहीं लगाना है तो आप सीधा गुणा कर सकते थे, गुणा कर सकते थे, यानी कि हमें क्या बताना था, इसमें आयतन बताना था, गुणा करा दो। 22 सत्ते हो गया अपना देखो 154 गुणा 9, 9 चौके 36, 3 9 5 45, 3 48, 4 9 1 9 4 13, यानी आंसर हो जाएगा 1386, 1386, ठीक है ना। ऊंचाई 9 थी तो हम 9 का गुणा कराते ही, तो जो भी आंसर होगा वह 9 से कटेगा, तो वैसे भी आप देख सकते थे, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है, सीख लो, अच्छा रहेगा। 54 पुरुष किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन कार्य करने के बाद 36 अतिरिक्त पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो भाई शेष काम बचा कितना है, काम था 48 दिन का, 8 दिन कार्य हो चुका है, मतलब शेष काम बचा है 40 दिन का, यानी शेष काम इतना बचा है कि अभी 54 दिन, 54 पुरुष करेंगे कितने दिन, 48 दिन नहीं, 48 दिन में से तो 8 दिन हो गया है, काम शेष बचा है कि 54 पुरुष करेंगे 40 दिन तक, यही तो शेष काम है। 8 दिन का काम ऑलरेडी हो चुका है, 48 दिन का था, 40 दिन का बचा है। अब यही काम हम करा रहे हैं किन से, 36 अतिरिक्त पुरुष और आ गए, 54 तो काम कर ही रहे थे, 36 और बुला लो, कितना हो जाएगा, हो जाएगा देखो 90, 54 और 6 60 और 30 90। अब यही काम करेंगे 90 पुरुष, तो पूछा है कितने दिन लगेंगे, डी फॉर दिन लगेंगे, शून्य से शून्य जाएगा, 9 एकम 9 6 54, 6 चौको 24, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। देख लो इस तरीके से करना है, एक ही लाइन का क्वेश्चन। चलिए, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, ट्री मेथड से आप कर सकते थे, यानी कि 10% का जो मतलब है उसका मतलब होता है 1/10 होता है, यानी कि ये जो नीचे आप 10 देख रहे हैं यही अपना मूलधन है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, उसने बोला है 3 वर्ष, तो जितने वर्ष बोले नीचे वाली संख्या पर 3 की पावर लगा दो, तो 10 के ऊपर 3 की घात लगाओगे, ये हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा देखो 1000 हो जाएगा। अब 1000 के आप 3 वर्ष का बोला है तो 3 कॉलम आपको इसमें से बना लेने हैं, तो पहले लेना है ब्याज, तो 1000 पर आपको लेना है 10% ब्याज, ये होता है साधारण ब्याज, तो पहले हमने ब्याज लिया 1000 का 10% हो जाता है 100, 100 और 100। अब हमें लेना है ब्याज पर ब्याज, तो पहले वर्ष ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है, पहले साल का ब्याज अगले वर्ष मिलता है, तो 100 का 10% होगा 10, 10, यानी इसका ब्याज इन दोनों को मिलेगा, इस 100 का ब्याज इसको मिलेगा यानी 10, और सब ने ब्याज दे दिया है सिवाय इसके, अब इस 10 का भी 10%, तो 10 का 10% क्या होता है, 10 का 10% 1 होगा, यानी 1 यहाँ मिलेगा, तो इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। और एक और तरीका है कि 10% मतलब 1/10, जब भी ऊपर 1 होता है तो सीधा सीधा आप देख के बता सकते हैं कि अगर यहाँ 3 की पावर है तो इस लाइन में 2 की पावर आएगी, यहाँ 1 की पावर आएगी और लास्ट में 1 ही आएगा,
तो ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं यही होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। ये पूरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये 100 जो तीनों जगह एक ही लाइन में देख रहे हैं ये होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के बाद जो एक्स्ट्रा देख रहे हैं यही है CI माइनस SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो उनके हिसाब से अंतर दिया है 155, हमारे हिसाब से अंतर दिया है 31। चाहिए क्या? मूलधन। तो मूलधन कितना है? 1000। यही जो हमने लिखा था सबसे पहले ये हमारा मूलधन होता है। चाहिए क्या? मूलधन। मूलधन है अपना 1000। 31 से जाएगा 5 बार, 5000 गुणा 1000 करेंगे, आंसर आ जाएगा 5000। 5 गुणा 1000 करोगे 5000। ठीक है ना? तो इस तरीके से ट्री मेथड से आप जो भी पूछेगा बता सकते हो। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, कार्य समय का क्वेश्चन है। A, B, C और D अलग अलग कार्य को क्रमशः 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि C से शुरू करके A और B को C और D द्वारा बारी बारी से मदद मिलती है, तो पहले तो आप निकाल लो सबकी कार्य क्षमता। कौन कौन है भाई? A, B, C और D, 4 लोग हैं और ये काम को कर रहे हैं 5, 6, 8 और 10 दिन में। तो सबसे पहले लेना है LCM, यानी कि ऐसी संख्या जो 5, 6, 8 और 10 से कटती है। तो 5 और 10 का LCM 10 ही हो जाएगा। 10 और 8 का देखेंगे तो 40 हो जाएगा। अब क्या 40 6 से कटता है? नहीं। तो कौन सी संख्या कटेगी? यानी 120। 40 दिया 120। 120 ऐसी संख्या है जो 6 से भी कट जाएगी और 40 तक हमने LCM निकाल ही लिया था। तो टोटल वर्क इनका LCM होता है, तो हो गया 120। 5 से इसमें भाग कराओगे 5 घंटे में, उसने बोला है 5 दिन में, सॉरी 5 दिन में करता है, तो एक दिन में करता है 24 यूनिट काम। 6 के हिसाब से करेगा तो एक दिन में करेगा 20। 8 के हिसाब से करेगा तो 15 अट्ठे 120 हो गया और 10 से जाएगा तो 12 दिन में। ये होगी इनकी कार्य क्षमता। अब आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। टोटल वर्क जो है, कुल कार्य जो है वो है 120 यूनिट। उसने कहा यदि C से शुरू करेंगे तो A और B को C और D द्वारा बारी बारी से मदद मिलती है, यानी कि काम करने का जिम्मा लिया है काम करने का जिम्मा लिया है अपने भाई किसने? A ने और B ने। तो पहले दिन काम करने, मतलब काम करने आएगा कौन? A और B आएगा। उसने कहा है A और B को C और D द्वारा बारी बारी से मदद मिलती है और पहली बार मदद करने आएगा C, क्या उसने लिखा ना C से शुरू करके। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अचानक से आ जाता है तो समझना ही मुश्किल हो जाता है। क्या कर लोगे? पहले क्वेश्चन को समझो। काम कौन कर रहा है? A और B को मदद करने आ रहे हैं कौन? C और D, और वो भी बारी बारी से। और उसने बता भी दिया है कि यदि C से शुरू करें तो A और B अगर काम करेंगे तो A और B एक दिन में कितना काम करते हैं? 24 और 20 कितना हो गया? 44। यानी कि अगर A और B को काम करने बुलाओगे तो 44 यूनिट काम तो होगा। लेकिन पहले दिन इनके साथ आ रहा है, इनकी मदद करने आ रहा है C। तो C की कार्य क्षमता कितनी है? C की कार्य क्षमता कितनी है? यानी कि 15। तो 15 यूनिट काम और होगा, मतलब एक दिन में काम हो जाएगा पहले ही दिन 59 यूनिट काम हो जाएगा। पहले दिन आए और कितना काम करा दिया? 59। तो 120 में से 59 यूनिट काम हो गया है, बच गया है कितना? 61। तो एक दिन हो गया, यानी एक दिन लग गए। ठीक। अब इस 61 शेष काम को करने कौन आएगा? कौन आएगा? दूसरा जोड़ा आएगा। दूसरा जोड़ा मतलब ए और बी तो आएंगे ही, ए और बी तो आएंगे ही, मतलब 44 यूनिट काम तो होगा ही। लेकिन अब मदद करने सी नहीं आएगा, अब मदद करने आएगा डी। तो डी की क्षमता कितनी है? डी की क्षमता है 12। तो 44 और 12 कितना हो गया? 56। यानी कि अब काम होगा कितना? 56। दूसरे दिन 56 यूनिट काम होगा। इसमें से 56 और निकाल दो, एक दिन और हो गया, एक दिन और हो गया। पहले दिन 59 यूनिट काम हुआ था, दूसरे दिन 56 यूनिट काम हुआ था। 2 हो गए, 2 दिन हो गए। अब शेष काम बचा है, देखो 5। शेष काम बचा है 5। अब इस शेष काम को करने कौन आएगा? कौन आएगा? ए और बी तो फिक्स है भैया, आएंगे ही। लेकिन अब तीसरे दिन बारी बारी से आ रहे हैं तो तीसरे दिन फिर से कौन आएगा? ए बी। और मदद करने डी नहीं आएगा, कौन आएगा? सी। तो यानी इस 5 को कौन करेगा? किस क्षमता से होगा? 59 के हिसाब से। तो बस 5 यूनिट काम करना है, 59 के हिसाब से भाग करा दो। एक और एक हो गया 2, जोड़ना है, यानी 2 सही
5/59। इसी हिसाब से इसी तरीके से जोड़ते हैं, 1 और 1 2 हो गया, पूर्णांक के साथ ये भिन्न लगा दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 सही 5/59 दिन में कार्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझो, उसकी भाषा समझो, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा था नहीं। चलिए आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है अभी 2026 का। एक वृत्ताकार तालाब की परिधि 22 किलोमीटर है, इसका व्यास क्या है? तो परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि मतलब ये इसकी बाउंड्री। तो वृत्त की परिधि मतलब वृत्त का परिमाप, चारों तरफ की लंबाई। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। ये हमें दे रखा है, कितना है? 22। कितना है? 22। तो 2 आ गया यहाँ पे, पाई का मतलब आपको पता है 22/7 होता है। और यहाँ हमें पहले निकालना है r। पहले क्या निकालना है? r। तो देखो 22 से 22 कट जाएगा, तो r बराबर क्या आ जाएगा? ये जो 7 आप देख रहे हैं नीचे, उस साइड जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ये जो 2 गुणा में है उस साइड जाएगा तो नीचे आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? गुणा में था उस साइड गया तो भाग में आ गया, ये भाग में था उस साइड गया तो ऊपर। तो r यानी कि त्रिज्या आ गई 7/2। हमें तो चाहिए है व्यास। जो व्यास होता है वह त्रिज्या का डबल होता है, और व्यास की आधी होती है त्रिज्या। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। अरे तो 7/2 का मतलब होता है 3.5। अब जब 3.5 क्या है? अपनी त्रिज्या है, तो व्यास कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नहीं समझे? तो व्यास क्या होता है? इसका डबल। तो 7/2 का डबल यानी कि दुगना। तो 2 से 2 देखो कट गया, व्यास कितना आ गया? 7। यही हमारा आंसर है। आंसर है 7 किलोमीटर व्यास। यहाँ ये केंद्र होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या यानी कि r कहलाती है। इसको पूरा कर दोगे तो ये अपना देखो r और r, 2 r लग गए ना, यही होता है क्या? व्यास। यही क्या होता है? व्यास। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। x और y की आय का अनुपात 6:10 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 8:14 है। तो देखो x और y है, x और y, और हमें दे रखा है इनकी आय का अनुपात। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आय का अनुपात है। तो आय का अनुपात है 6 और 10। तो अगर ये कटता है तो काट लो, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी आय का अनुपात है 3 और 5। और हमें व्यय का अनुपात भी दे रखा है, व्यय का अनुपात है 8 और 14। तो ये भी कट रहा है, तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, यानी कि व्यय का अनुपात है 4 और 7। तो उनके व्यय के बीच का अंतर हमसे पूछा है, और उनकी बचत, ये क्या है? उनकी बचत है। तो बचत दी है, अगर बचत अलग अलग है तो आपको इस तरीके से करना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपसे पूछा क्या है? उनके व्यय का अंतर। तो याद रखना, जो कुछ पूछा है उसका अनुपात पहले लिख देना। तो व्यय का अनुपात आपको पहले लिखना है, क्योंकि आपसे व्यय पूछा है। तो व्यय का अनुपात क्या है? 4 और 7। 4 और 7 बिना एक्स वाई के मैं आपको ये क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, ठीक है ना? दिल्ली पुलिस 2026 में आया। और आय का अनुपात आपको नीचे लिखना है। अगर आय पूछता तो सर, तो आय पूछता तो पहले आप आय का अनुपात लिख लेना, व्यय पूछे तो व्यय का अनुपात लिख लेना। और देख लेना इनकी ये जो बचत है वो कैसी है? अलग अलग है। अगर अलग अलग नहीं होती तो बिल्कुल हम देखते ही बता देते। अब ऐसा जब कोई क्वेश्चन आएगा तो जरूर क्लास में से ऐड करेंगे। अगर दोनों स्थिति में बचत समान होती तो हम देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते, ठीक है ना? अभी भी बिल्कुल आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अगर व्यय पूछा है तो पहले व्यय लिख लेना, और अगर आय पूछे तो पहले आय लिख लेना। फिलहाल व्यय पूछा है तो पहले व्यय लिखो, और आय का अनुपात इसके ठीक नीचे लिख दो, 3 और 5, ठीक है ना? तो ये क्या दिया है? बचत होती क्या है? बचत होती क्या है? बचत होती है आय और व्यय के बीच का अंतर। आय और व्यय के बीच का अंतर ही क्या होती है? बचत। कैसे सर? अरे भाई मेरी आय मान के चलो 1,000 रुपये है, मेरी आय 1,000 रुपये है, और 3,000 रुपये मेरा व्यय है। तो 1,000 मेरी आय है और 300 रुपये मेरा व्यय है। तो 1,000 और 300 का अंतर कितना हुआ? 700। तो ये 700 क्या है? 700 मेरी बचत है। तो हम कह सकते हैं कि आय और व्यय का अंतर क्या होता है? बचत। क्या होता है? बचत। तो ये इनका अंतर आपको यहाँ पे लिख देना है। पहले व्यक्ति की बचत है 32,000 और दूसरे व्यक्ति की बचत है 52,000। ऐसा लिख लोगे? हाँ सर लिख लेंगे। और इसके बाद बिल्कुल आपको इस तरीके से इनका गुणा करा देना है। बीच वाली संख्या को पकड़ना है, इसके सामने एक लाइन, इसके सामने एक लाइन, 3 साते 21, और इन दोनों का गुणा करा के आपको यहाँ लिखना है। 52 तिया तो 50 तिया
150 हो गया, 2 3 6 यानी कि 156, 3 शून्य का 3 शून्य यानी 1,56,000। यही तरीका आपको इस सामने वाली संख्या को पकड़ना है, एक ऐसी लाइन खींचना है, एक ऐसी, मतलब बिल्कुल तिरछे इस तरीके से। 5 चौके ऊपर इसका गुणा एक बार ऊपर कराना है 20, इसका गुणा एक बार नीचे कराना है 32 पंचे हो गया, 3 5 15, 2 पंचे 10, 160, 3 शून्य का 3 शून्य 1,60,000। और बस यहाँ से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। इन दोनों के बीच कितना अंतर है, आप कहेंगे 4,000 का। यहाँ कितने का अंतर है, 1 का। तो उनके हिसाब से 4,000 का अंतर और अपने हिसाब से 1। क्या चाहिए है, जो भी चाहिए है वो ऊपर लिखते हैं। तो हमें चाहिए है उनके व्यय का अंतर, उनके व्यय के बीच का अंतर कितना है, देखो व्यय के अनुपात में अंतर देखो 3, सीधा 3 का गुणा करा दो, 4 दिया 12,000 हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप का और मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उस दिन मैंने आपको डिटेल में बता दिया था, उस दिन मैं आपको ऐसा नहीं बता पाया था। तो एक और क्वेश्चन मिला, तो आज मैंने सोचा कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप तक कंटेंट को पहुंचाना है, साथ में उसका सॉल्यूशन भी। तो अगर सॉल्यूशन पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को आपको लाइक करना है और शेयर भी करना है। चलिए, तो आज के हमारे 12 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों ने डिमांड भी रखी थी कि सर दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन भी आप लेके आइए। तो जैसे ही अच्छे क्वेश्चन मिले तो मैंने सीरीज में से ऐड किया है। तो चलिए इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और आने वाले समय में अपने भविष्य को सुनहरा कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।